आज हम मैथ्स की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाने जा रहे हैं और शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। लेकिन ठहरिए, सवाल हल करने से पहले हम इसके पीछे छुपे जानदार कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, ताकि जब हम अगली वीडियो में बाकायदा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल करें तो आप उसे चुटकियों में हल कर सकें। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं और इनकी जरूरत क्यों पड़ी। अब मसला ये आया कि हमें ये तो पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, लेकिन अभी भी इसकी जरूरत थी कि आखिर इसको प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे किया जाए। तो जनाब, ये कमाल कर दिखाया मशहूर इटालियन मैथमेटिशियन राफेल बोमेली ने। उसने पहली बार एक ऐसा अलजेब्रिक सिस्टम बनाया जिसने ये साबित किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी हम बिल्कुल वैसे ही प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हम आम अलजेब्रा में x और y को करते हैं। उसने ये पहचान लिया था कि आयोटा के साथ डील करना अब बिल्कुल आसान है। आइए अब सीखते हैं इन नंबर्स के कुछ खास कवानीन, जिन्हें हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। हम एक तरतीब से चलेंगे और इंशाल्लाह आपको सब कुछ याद हो जाएगा। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब होता है बंद किया हुआ। बस इतना समझ लें कि अगर आप किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे तो जो जवाब आएगा वो भी लाजमी तौर पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, क्योंकि ये इसी सिस्टम के अंदर बंद है। बिल्कुल इसी तरह अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका रिजल्ट यानी तीसरा नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। लिहाजा ये इसके अंदर बंद हो चुके हैं और इससे बाहर जवाब नहीं आएगा। दूसरी खासियत है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब होता है जगह बदलने वाला, यानी अगर हम नंबर्स की जगह भी बदल दें तब भी जवाब बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे अगर हम Z1 में Z2 प्लस करें या फिर Z2 में Z1 प्लस करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कानून मल्टीप्लाई में भी लागू होता है कि आप पहले नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करें या दूसरे को पहले से, जवाब हमेशा एक जैसा ही आएगा। इसके बाद बारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, जो हमें कहती है कि ग्रुप बदलो। यानी अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों तो चाहे आप पहले Z1 और Z2 को प्लस कर लें या फिर Z2 और Z3 को पहले प्लस कर लें, आपका फाइनल आंसर हमेशा बराबर ही रहेगा। मल्टीप्लाई के मामले में भी यही असूल है कि ग्रुप बदलने से जवाब तब्दील नहीं होता। अब यहाँ एक बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी पहचान कायम रखने वाला। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर है जिसे अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस करें तो उसकी पहचान कायम रहे, यानी उसमें कोई तब्दीली ना आए। तो ऐसा नंबर सिर्फ 0 ही हो सकता है। इसे हम 0 = 0 + 0 आयोटा भी लिख सकते हैं, जो कि इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी एक ऐसी आइडेंटिटी होती है जिसे मल्टीप्लाई करने से पहचान नहीं बदलती, और वो नंबर 1 है, जिसे हम 1 = 1 + 0 आयोटा भी कह सकते हैं। तो याद रखिए कि प्लस के लिए पहचान 0 है और मल्टीप्लाई के लिए 1 है। आइडेंटिटी के बाद अगला कॉन्सेप्ट इनवर्स का है, जिसका मतलब है पहचान खत्म करने वाला। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसे प्लस करने से पहचान खत्म हो जाए और जवाब 0 आ जाए। जाहिर है अगर हमारे पास एक पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका इनवर्स उसी का नेगेटिव वर्जन होगा, ताकि वो आपस में कैंसिल होकर खत्म हो जाए। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करने से पहचान खत्म हो जाए और जवाब 1 आ जाए। ये हमेशा असल नंबर का उलट होता है, जैसे Z का उलट 1/Z। यहाँ पेपर के हवाले से एक अहम बात याद रखिएगा कि इसे 1/Z भी लिखा जा सकता है,
z की पावर -1 भी कह सकते हैं और इसे w से भी जाहिर किया जाता है क्योंकि w बराबर होता है 1/z के। ये तीनों ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। आखिर में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का मिलाप है। इसमें होता ये है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हों और बाहर से एक नंबर उनसे मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बाहर वाला नंबर बारी बारी अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो रहे हैं जहां हम सीखेंगे कि आखिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस और माइनस कैसे किया जाता है। ये इतना ही आसान है जितना कि आम रियाजी, बस थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। फर्ज करें कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। पहला है z1 इज इक्वल x1 प्लस y1 आयोटा और दूसरा है z2 इज इक्वल x2 प्लस y2 आयोटा। और यहाँ शर्त यह है कि x1, y1, x2 और y2 चारों रियल नंबर होने चाहिए। अब जरा गौर करें, इन दोनों नंबर्स में हमारे पास दो हिस्से हैं। एक वो जो आयोटा के बगैर हैं यानी रियल पार्ट्स और दूसरे वो जो आयोटा के साथ हैं यानी इमेजिनरी पार्ट्स। तो प्लस करने का सुनहरा उसूल ये है कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट में प्लस करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। यानी जब हम z1 प्लस z2 करेंगे तो हमारे पास जो तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका पहला हिस्सा x1 प्लस x2 होगा और आयोटा वाला हिस्सा y1 प्लस y2 होगा। कितना सादा है ना? रियल में रियल मिला दें और इमेजिनरी में इमेजिनरी। ये असल में एक तरीकाकार है जो हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में जमा करना सिखाता है। यहाँ x और y की जगह कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आइए अब इसको एक जबरदस्त ग्राफ और डायग्राम की मदद से समझते हैं ताकि ये हमेशा के लिए ज़हन नशीन हो जाए। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ Z1 की एक लाइन है और Z2 की एक दूसरी लाइन। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक और बड़ी लाइन बनती है जिसे हम Z1 प्लस Z2 कहते हैं। अगर आप बारीक बीनी से तवज्जो करें तो ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। जी हाँ, इसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे आप Z1 में Z2 प्लस करें या Z2 में Z1, नतीजा वही एक जैसा निकलेगा और आखिर में वही पैरेललोग्राम बनेगा। यानी तरतीब बदलने से उनकी टोटल लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसे बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। फर्ज करें Z1 हमारे पास है 1 प्लस 1 आयोटा और Z2 है 2 प्लस 2 आयोटा। तो अब हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही, रियल पार्ट्स यानी 1 और 2 को प्लस करेंगे तो 3 बनेगा और इमेजिनरी पार्ट्स यानी 1 आयोटा और 2 आयोटा को प्लस करेंगे तो वो भी 3 आयोटा बनेगा। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3 प्लस 3 आयोटा। तो देखा आपने, इन दोनों लाइंस को प्लस करके हमारे पास एक तीसरी लाइन बन गई जो कि खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। रियाजी की ये कॉन्सेप्ट्स अगर समझ कर पढ़े जाएं तो ये किसी जादू से कम नहीं है। प्लस करना तो हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में माइनस कैसे किया जाता है। इसका तरीकाकार भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्लस का था, बस एक छोटी सी तब्दीली है। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान माइनस का साइन लगाते हैं तो वो माइनस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। इससे होता ये है कि दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यानी x2 भी माइनस हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट यानी y2 आयोटा भी माइनस हो जाता है। अब हमारा वही सुनहरा उसूल दोबारा काम आएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करें और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से माइनस करें। इस तरह जो फाइनल जवाब आएगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। आइए अब इसको ग्राफ की नजर से समझते हैं क्योंकि ग्राफ से ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फर्ज करें
हमारे पास Z1 की एक लाइन है जो कि पॉजिटिव सिम्त में जा रही है। अब हमने इसमें से Z2 को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे, हम Z2 का नेगेटिव लेंगे जिससे उसकी लाइन बिल्कुल उल्टी सिम्त में चली जाएगी और उसे हम -Z2 कहेंगे। अब यहाँ असल जादू देखें। जब हम पॉजिटिव Z1 की लाइन और नेगेटिव यानी -Z2 की लाइन को आपस में मिलाते हैं तो उनके माइनस होने से जो फाइनल लाइन बनती है वो नीचे की तरफ चली जाती है। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि ये फाइनल लाइन अब हॉरिजॉन्टल लाइन यानी एक्स एक्सिस के नीचे आ गई है, जो कि वाज़ेह तौर पर ये दिखाती है कि हमारा रिजल्ट माइनस में आया है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्ज करें Z1 हमारे पास है 2 + 2 आयोटा और Z2 है 3 + 3 आयोटा। अब अगर हम Z1 में से Z2 को निकालें तो क्या होगा, हम रियल पार्ट 2 में से 3 निकालेंगे तो -1 बचेगा और इमेजिनरी पार्ट 2 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो -1 आयोटा बचेगा। तो हमारा फाइनल जवाब आएगा -1 - आयोटा। चूंकि रिजल्ट माइनस में है इसीलिए ग्राफ में ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे मौजूद है, जो हमें दिखाती है कि इन दोनों लाइंस को माइनस करके हमें एक नया माइनस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया है। प्लस और माइनस के बाद अब बारी है ये सीखने की कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये अमल भी इतना ही आसान है जैसे हम अलजेब्रा में x और y वाली ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते थे, बस थोड़ी सी तरतीब और तवज्जो की जरूरत है। फर्ज करें हमारे पास वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 और Z2 मौजूद हैं। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आमने सामने रखेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम पहली ब्रैकेट के पहले डिजिट यानी x1 को उठाएंगे और उसे दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर से बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास x1 x2 और x1 y2 आयोटा आ जाएगा। अब यही काम हम पहली ब्रैकेट के दूसरे डिजिट यानी आयोटा y1 के साथ करेंगे। इसे भी दूसरी ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x2 y1 आयोटा और y1 y2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां से असल लॉजिक शुरू होती है। आप देखेंगे कि दरमियान वाली दो रकमों में आयोटा मौजूद है, तो हम वहां से आयोटा को कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। सबसे अहम बात यहाँ आयोटा स्क्वायर की है। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे। जब ये -1 y1 y2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो रकम माइनस की हो जाएगी। आखिर में हम रियल पार्ट्स को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साथ कर लेंगे। तो जनाब हमारा फाइनल रिजल्ट कुछ यूं बनेगा कि x1 x2 माइनस y1 y2 हमारा रियल पार्ट बन जाएगा और x1 y2 प्लस x2 y1 के साथ ब्रैकेट के बाहर आयोटा आ जाएगा, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो देखा आपने, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके हमने दोबारा एक खूबसूरत सा कॉम्प्लेक्स नंबर हासिल कर लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में डिवाइड कैसे करना है। लेकिन इस अमल को शुरू करने से पहले एक बहुत अहम फॉर्मूला अपनी नजरों के सामने रख लें, क्योंकि ये इस पूरे सवाल में आपके बहुत काम आने वाला है। वो फॉर्मूला है a + b मल्टीप्लाई बाई a - b इज इक्वल टू a² - b²। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो डिवीजन आपके लिए बहुत आसान होने वाली है। अब देखें, जब हमारे पास Z1 ऊपर हो और Z2 नीचे आ जाए तो एक ऐसी सूरत हाल बनती है जिसे हम रैशनलाइजेशन के बगैर हल नहीं कर सकते। हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम उसे खत्म करने के लिए ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। चूंकि यहाँ नीचे पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए हम नीचे वाली रकम यानी Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट लेना बहुत सादा है, बस आयोटा वाली रकम का साइन तब्दील कर दें।
अब इसी कॉन्जुगेट को हम ऊपर यानी न्यूमरेटर और नीचे यानी डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो मैंने आपको शुरू में बताया था। चूंकि नीचे एक ब्रैकेट प्लस में है और दूसरी माइनस में, इसलिए नीचे हमारे पास x2 का स्क्वायर और माइनस y2 आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की सूरत बन जाएगी। याद रखिए ये y2 है। ऊपर वाली रकमें बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई होंगी जैसे हमने सीखा था। अगले स्टेप में हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे। नीचे जब -1 इस माइनस से टकराएगा तो वो प्लस हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ऊपर भी हम यही करेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लेंगे और जिन रकमों में आयोटा है वहां से आयोटा कॉमन ले लेंगे। आखिर में हमारे पास जो नीचे वाली रकम है उसे हम रियल और इमेजिनरी दोनों हिस्सों के नीचे अलग-अलग कर देंगे। इस तरह हमें अपना फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। तो जनाब, ये थी डिवीजन की मुकम्मल लॉजिक। अब हम इस एक्सरसाइज के आखिरी और बहुत ही दिलचस्प कंसेप्ट की तरफ आ गए हैं, जिसे हम कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्केलर क्या भला है? तो जनाब, स्केलर का मतलब होता है कोई भी एक रियल नंबर। यानी जब हम किसी एक रियल नंबर को पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। फर्ज करें हमारे पास एक रियल नंबर k है और हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है, जो कि x प्लस आयोटा y के बराबर है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k अंदर मौजूद दोनों हिस्सों से बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारा नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा कि x प्लस की y आयोटा। इस कॉन्सेप्ट को ग्राफ से समझना बहुत ही मजेदार है। जरा तसव्वुर करें, अगर k की वैल्यू 1 हो तो जाहिर है z को 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो वैसा ही रहेगा और ग्राफ पर उसकी लाइन अपनी जगह बरकरार रहेगी। लेकिन अगर हम k की जगह 2 पुट कर दें तो क्या होगा? जी हाँ, z की वो लाइन बिल्कुल डबल हो जाएगी, यानी उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर हम k की वैल्यू 1/2 यानी आधी पुट करें तो z की लाइन अपनी असल लंबाई से आधी रह जाएगी। और अब एक जादुई मोड़, अगर हम k की जगह -1 पुट कर दें तो चूंकि z पॉजिटिव था, अब वो -z बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ग्राफ पर वो लाइन अपनी सिमत बिल्कुल बदल लेगी और मुखालिफ सिमत यानी ऑपोजिट साइड में चली जाएगी। तो जनाब, यहाँ हमारा ग्राफिकल सफर और तमाम कॉन्सेप्ट्स मुकम्मल होते हैं। अब आप पूरी तरह तैयार हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। Subscribe.